नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान से देखो पेज नंबर 233 पे। नाउ वी हैव स्टडीड दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव। ठीक है, अभी हमने जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा जिसकी वजह से वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। और इसी का हमने यूज किया किसमें, इलेक्ट्रिक मोटर में। यानी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सो अब हम क्या कर रहे हैं, इस सिचुएशन को अपोजिट कर रहे हैं। नाउ लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड or a magnetic field is changing around a fixed conductor. So what will happen? This was first studied by English physicist Michael Faraday. In 1831, Faraday made an important breakthrough by discovering how a moving magnet can be used to generate electric currents. क्लियर? अब आप सबको भी पता है कि इलेक्ट्रिक करंट होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होती है, फिर ये बताओ, कौन बताएगा जनरेट कैसे होती है? पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आता है? अब जैसे हम बोलते हैं बैटरी के अंदर करंट है या जो भी है, तो वो जनरेट कैसे हो रही है? मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे हो रहे हैं मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? मैं आपको वायर दूं, आप उसके अंदर करंट जनरेट कर दोगे? बताओ बताओ कैसे होगी? स्विच ऑन कर देंगे तो बैटरी का मतलब अपने आप स्विच ऑन कर देंगे तो कहीं का भी हो जाएगा, चाहे उसमें आगे से करंट आई नहीं रही, स्विच ऑन कर दोगे हो जाएगा। सर मानने के बाद आंसर है। उसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया। तो सर्किट में करंट कहाँ से आई वो बताओ ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। करंट फिर वही बैटरी के अंदर करंट कहाँ से आई वो बताओ फिर मुझे। घूम फिर के आपकी मैग्नेटिक फील्ड से ही करंट जनरेट हो रही है। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट अपने आप जनरेट नहीं हो रही है, कैसे जनरेट हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड से। वही चीज अब आपको बताइए, देखो कि एक्टिविटी 13.8 में, यानी कि अगर हम सपोज किसी कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं, अब आप एक वायर लो और क्या करो, मैग्नेट के आसपास उसे घुमाना स्टार्ट कर दो, तो आप देखोगे उस वायर में धीरे धीरे स्मॉल करंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। आए समझ में? जो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि वायर लो और करंट कैसे आएगा उसके अंदर। क्लियर? चाहे उसे किसी सोर्स से कनेक्ट करें या ना करें फिर भी आ जाएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि आप भी एक कंडक्टर हो। कौन? आप, हम सब है कि नहीं है? पता नहीं, उसके लिए भी एक एग्जांपल बना के बताऊंगा मैं तुम्हें बाद में। करंट लगाओ। एलईडी बल्ब देखा किसी ने? क्या देखा? एलईडी बल्ब, लाइट इमिटिंग डियोड। उसमें एक इन्वर्टर बल्ब भी आ गया आजकल, देखा किसी ने? इन्वर्टर में भी चलता है छोटा सा। नहीं, इन्वर्टर बल्ब का मतलब क्या है ढूंढ के लाना। अभी बताती हूँ। हाँ। मुझे भी जानना है। नेक्स्ट आगे देखो बेटा, अब एक्टिविटी 13.8 में क्या गिवन है? टेक अ कॉइल ऑफ वायर AB हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे एक और डिवाइस आ गया आपका, गैल्वेनोमीटर। किसी ने सुना है बेटा गैल्वेनोमीटर का मतलब? गैल्वेनोमीटर एक एमीटर जैसा ही होता है, बट उसमें जो जीरो होता है आपका सेंटर में होता है। क्लियर? गैल्वेनोमीटर टोटली यूज किया जाता है किसके लिए? करंट डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए नहीं, करंट डिटेक्ट करने के लिए कि वहां पर है या नहीं है। यानी हमें जहां पर सपोज डाउट है कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज कर सकते हैं फॉर स्मॉल करंट्स। ठीक है? और जिसमें हमें यही नहीं पता कि इवन डायरेक्शंस भी क्या है करंट की, हमें यानी बेसिकली डाउट है कि करंट है भी या नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर में जो जीरो पॉइंट होता है वो बीचों बीच होता है, उससे हमें डायरेक्शन का भी पता चल जाता है जिस तरफ वो निडल डिफ्लेक्ट होती है। तो क्लियर? सो हमने यहाँ पे क्या किया, गैल्वेनोमीटर ले लिया, AB ले ली जिसमें बहुत सारी टर्न्स है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। टेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड मूव्स इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड B ऑफ द कॉइल। अब हम मैग्नेट ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और उसके नॉर्थ पोल को मूव करवा रहे हैं B की तरफ।
सो डू यू फाइंड एनी चेंज इन द गैल्वेनोमीटर? बताओ क्या लगता है, गैल्वेनोमीटर में चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। क्लियर? क्यों होगा बताओ? अब यहां पे आपकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है। क्यों? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तब तब आपकी वहां पे करंट इंड्यूस होगी। क्लियर? सो ध्यान से देखो नेक्स्ट पेज पे बेटा, देयर इज अ मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ द डिफ्लेक्शन। मोमेंट्री मतलब बहुत स्मॉल, एज सच नहीं, ठीक है। से टू द राइट, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन द कॉइल ए बी। नाउ द डिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप्स। ठीक है, अब जैसे ही आप उस मैग्नेट को मूव करवाने से रोक लोगे तो क्या होगा, मैग्नेट को मूव करवाने से रोक लोगे तो वहां पे आपका करंट जो गैल्वेनोमीटर में डेवलप हो रहा था वो भी रुक जाएगा, यानी जो डिफ्लेक्शन आपने देखा था वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? द डिफ्लेक्शन बिकम जीरो द मोमेंट द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप्स। आगे समझ में? नाउ विड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। अभी हम नॉर्थ पोल की तरफ लेके जा रहे थे, अब हम उसको वापस विड्रॉ कर रहे हैं, यानी बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो इस टाइम पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ या नहीं हुआ? बाहर निकाल रहे हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यानी अब डिक्रीज हो रहा है। देखो अगर आप क्लोज लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। जैसे आपने पढ़ा भी हुआ है पहले टॉपिक्स में कि अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे, हम पास जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। दूर जाएंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लियर? तो चेंज होना चाहिए। देखो अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट वहां पे प्रोड्यूस करना है सो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना चाहिए, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? नाउ द गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। यानी अब आप विड्रॉ कर रहे हो, नॉर्थ पोल बाहर निकाल रहे हो, तो क्या होगा, इस टाइम पर जो डिफ्लेक्शन होगी वो अपोजिट होगी जो फर्स्ट टाइम हुई थी। फर्स्ट टाइम राइट में हुई थी, अब गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट साइड होगी। क्लियर? और सेंटर आपको मैं बता चुका हूं गैल्वेनोमीटर में कहां पे होता है, मतलब 0 पॉइंट सेंटर पे। क्लियर? यानी पहले टाइम आपकी राइट में डिफ्लेक्ट हुई थी तो इस टाइम अब लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? नाउ showing that the current is now set up in the direction opposite to the first. Now place the magnet stationary at a point near to the coil. अब अगर सपोज हम मैग्नेट को वहीं पर रख दें तो उससे क्या होगा बताओ? No change. We see that the galvanometer needle deflects towards the right when the coil is moved towards the north pole of the magnet. Similarly, the needle moves towards left when the coil is moved away. Now, when the coil is kept stationary with respect to the magnet, the deflection of the galvanometer drops to zero. Clear? तब आपका galvanometer में जो deflection है वो क्या हो जाएगा? Zero. So what do you conclude from this? So क्या समझ में आ रहा है इससे आपको कि जब जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तब तब आपकी करंट वहां पे इंड्यूस्ड हो रही है। अब ये जो करंट बन रही है इसको हम इंड्यूस्ड वर्ड बोलते हैं बेटा। क्लियर? तो इंड्यूस करंट हमारी वहां पे डेवलप हो रही है। अब करंट डेवलप हो रही है तो क्या पोटेंशियल डेवलप होगा? यस, करंट और पोटेंशियल आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंड्यूस पोटेंशियल भी हम उसको वहां पे बोलेंगे कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका जनरेट हो रहा है। क्लियर? नाउ गैल्वेनोमीटर के बारे में देखो, नीचे लिखा हुआ है आपको, अ गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। द पॉइंटर रिमेन्स एट जीरो। जीरो देखो आपका सेंटर पे दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ द स्केल फॉर जीरो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रही होगी तो वो जीरो पे पॉइंट करेगा। नाउ इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी जिस तरफ आपकी डायरेक्शन होगी करंट की। अब बेसिकली हम गैल्वेनोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं? टू डिटेक्ट द करंट। हमें पता ही नहीं है कि वहां पे करंट है या नहीं है और इवन उसकी डायरेक्शन क्या है, तो हमें तो दोनों चीज पता करनी है। सो इसलिए वहां पे एक तो उसका जीरो सेंटर पे है आपका, इसलिए ताकि जिससे वो जिस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा उससे आपको डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में भी पता चल जाएगा। नाउ यू कैन ऑल्सो चेक दैट इफ यू हैड मूव साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब इसी तरह इसका अपोजिट भी आप कर सकते हो कि सपोज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाओ और बाहर निकालो, तो दोनों में डिफ्लेक्शन फिर से अपोजिट रहेगा। और अगर दोनों ही हमने स्टेशनरी कर दी, क्लियर, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट इज दस क्लियर फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट मोशन ऑफ अ मैग्नेट
with respect to the coil produced an induced potential difference which sets up an induced electric current in the circuit. अंडरलाइन कर लो बेटा ये चीज. That motion of a magnet, मिल गया? Motion of a magnet with respect to the coil produces an induced potential difference which sets up an induced electric current in the coil. क्लियर? मोशन ऑफ अ मैग्नेट से बेटा. क्लियर? यानी हमने मैग्नेट को मूव करवाया विद रिस्पेक्ट टू कॉइल. अब क्या इसका उल्टा भी हो सकता है बताओ? अब सपोज आपके पास मैग्नेट बहुत बड़ा है, आप उसे मूव नहीं करवा सकते, तो उसकी जगह क्या हम कॉइल को मूव करवा लें? तो तब भी हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां पर क्या करना है? रिलेटिव मोशन देखना है. यानी आपको करना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवानी है कॉइल में. क्लियर? तो कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाओ या मैग्नेट कॉइल के पास आ जाए, दोनों कंडीशन में आपकी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर की चेंज हो जाएगी. क्लियर? तो दोनों केस में आपका मैग्नेटिक करंट वहां पे इंड्यूस हो जाएगा. क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा और आपकी करंट इंड्यूस हो जाएगी वहां पे. क्लियर हुआ ये चीज? नाउ देखो, अब ये चीज आपका एक्टिविटी 13.9 में 13.9 में तो एक अलग चीज आपको करके दिखाई हुई है. ये वाला आपका इसमें दिया नहीं है, बट एक्स्ट्रा अलग से याद रख लो. क्या चीज? कि या तो हमें कॉइल को मूव करवाना है या फिर हमें मैग्नेट को मूव करवाना है. ठीक है, आगे पढ़ो. लेट अस नाउ परफॉर्म वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी 13.8 in which the moving magnet is replaced by a current carrying coil and the current in the coil can be varied. ठीक है, अब यही एक्टिविटी जो 13.8 वाली की थी, वहां पर हमने मैग्नेट को मूव करवाया था. ठीक है, अब उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं? एक करंट कैरिंग कॉइल ले रहे हैं. ठीक है, फिगर ध्यान से देखो बेटा, 13.17 फिगर. अब इसमें क्या है? एक कॉइल हमारी, ध्यान से देखो, कॉइल 1 और कॉइल 2 है. ठीक है, कॉइल 1 को हमने क्या किया हुआ है? बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, यानी हम उसमें करंट पास करवाएंगे कॉइल 1 में, और कॉइल 2 में हम करंट इंड्यूस करवा रहे हैं. यानी कॉइल 1 में हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें कॉइल 2 में करंट इंड्यूस हो जाएगी. क्लियर? सब ध्यान से देखो. एक्टिविटी 13.9. टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, से 50 एंड 100 टर्न्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, एक में 50 टर्न्स लिया कॉइल 2 में और कॉइल 1 में 100 टर्न्स. इंसर्ट देम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल. ठीक है, कोई भी आप सिलेंड्रिकल रोल ले सकते हो. नॉन कंडक्टिंग यानी डायरेक्ट ये नहीं कि उसी के थ्रू करंट पास हो जाए, नहीं. ठीक है, वो इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल कॉइल लेने आपको. ठीक है, कनेक्ट द कॉइल 1 हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन सीरीज विद अ बैटरी एंड अ प्लग की. ठीक है, जैसे आपने सबने पढ़ा हुआ है, सोलेनॉइड हमने बनाया था. क्लियर? तो एक सोलेनॉइड टाइप हम यहां पर बना रहे हैं. ठीक है, कॉइल 1 में. ऑल्सो कनेक्ट द अदर कॉइल 2 विद अ गैल्वेनोमीटर. ठीक है, कॉइल 2 में हमने देखो और कुछ कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है. नाउ प्लग इन द की, ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर. इज देयर अ डिफ्लेक्शन इन इट्स निडल? बताओ क्या लगता है आपको? यस सर. कौन से वाले में? कॉइल कॉइल 2 में बेटा. गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्ट है? कॉइल 2 में ना. जैसे ही आप प्लग इंसर्ट करोगे प्लग की, ठीक है, तो आपकी वहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. अब ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से सुनो. जब आपने प्लग की इंसर्ट की तो क्या होगा? इंस्टेंटली आपका करंट वहां से प्रोड्यूस हुआ. यानी अभी आपका जब तक स्विच ऑफ था, करंट वहां पे कितना था? 0. मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर रहा था उस टाइम पे सोलेनॉइड? 0. करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में वो भी 0 होगी. मैम ऐसे बोल रहे कि प्रिंट निकाल दो, जो क्लास 8 का पेपर है. आता हूं अभी. ठीक है, क्या होगा उसमें? आपका जब आप सोलेनॉइड ऑफ है, ऑफ कंडीशन में है, तो उस टाइम पे करंट उसमें 0 है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है. क्लियर? अब जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो क्या होगा? करंट 0 से लेके मैक्सिमम जिस वैल्यू तक है वहां तक जाएगा. अब मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगी, जितनी वो प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? तो यानी मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेके वहां तक पहुंची, तो चेंज होते हुए तो पहुंची ना. तो यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया. क्लियर? जिसकी वजह से कॉइल 2 में आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा.
क्लियर। अब आपने स्विच ऑन हो गया, सपोज 1 सेकंड लगा उसे स्विच ऑन होने में, ठीक है। 1 सेकंड के बाद अगर आप देखोगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी, क्योंकि उसके बाद अब करंट वहां पे क्या हो गया, कॉइल में कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया। अब सपोज 5 एम्पियर उसमें फ्लो हो रहा है, तो अब 5 एम्पियर ही फ्लो करेगा ना, कम ज्यादा तो नहीं होगा ना अपने आप से, क्लियर। और जितनी मैग्नेटिक फील्ड वहां बननी थी वो बन चुकी है, अब उसमें भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, तो वो कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट हो जाएगी जब मैग्नेटिक फील्ड, तब वहां पे करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो वहां पे डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा। अब एक और कंडीशन आगे देखो, अब हमने स्विच ऑफ किया, तो स्विच ऑफ किया तो सपोज 5 एम्पियर आपकी करंट थी, वो किस पे ड्रॉप हो जाएगी, 0 पे। तो फिर से चेंज इन करंट हुआ, चेंज इन करंट होने की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड अब आपका दोबारा यहां चेंज हो रहा है, तो अब दोबारा वहां पे आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी, क्योंकि फिर से वहां पे करंट इंड्यूस हुआ, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, इसलिए वहां पे आपको इंड्यूस करंट विजिबल होगी। क्लियर आया समझ में सबको बेटा? तो आपकी करंट कब प्रोड्यूस हो रही है या इंड्यूस हो रही है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो अब इस कॉइल के बेसिस पे क्या, यानी जब हमने स्विच ऑन किया तब तुरंत, और जब स्विच ऑफ किया तब तुरंत। अगर हम ऑफ कंडीशन में रख दें या सिर्फ ऑन कंडीशन में रख दें, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा और करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर। अब ऐसे ही हम बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं उसे कॉन्स्टेंटली, तो बार बार आपका वो डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा। आए समझ में? इसलिए इसको एक टैप की भी बोलते हैं। क्लियर। टैप की मतलब जैसे आपने बेल, इलेक्ट्रिक बेल वाला की देखी है, बेल का स्विच कैसा होता है, उसको आप ऑन कंडीशन में रख सकते हो, छोड़ सकते हो ऑन कंडीशन में नहीं ना, मतलब आप दबाओगे वापस आ जाएगा, दबाओगे वापस आ जाएगा, दबाओगे वापस आ जाएगा। क्लियर। तो वैसे टैप की भी होती है आपकी, कि उसको जस्ट आप क्लिक कर रहे हो तो वो कनेक्ट हो गया, जब तक आपने दबा के रखा, छोड़ दिया, ऑफ ऑन ऐसे चलता। नाउ उसके बाद देखो इसमें बेटा वही लिखा है, देखो थर्ड पॉइंट में, प्लग इन द की, ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर, इज देयर अ डिफ्लेक्शन इन इट्स निडल, you will observe that the needle of the galvanometer instantly jumps to one side and just as quickly returns to zero, indicating a momentary current in coil 2. Clear? जैसे आप स्विच ऑन करोगे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा और वापस 0 पे आ जाएगा, ठीक है। और मोमेंट्री डिफ्लेक्शन यानी थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन शो करेगा, कि यानी कि वहां पे करंट डेवलप हुआ था आपका। नाउ डिस्कनेक्टिंग coil 1 from the battery, you will observe that the needle momentarily moves बट टू द अपोजिट साइड। अब ऐसी बंद करोगे तो अपोजिट साइड गैल्वेनोमीटर शो करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। क्लियर। ऑन करना ऑफ करना दोनों में मैग्नेटिक फील्ड अलग वे में काम कर रही है आपकी। ऑन कर रहे हो तो इंक्रीज हो रही थी, ऑफ कर रहे हो तो डिक्रीज हो रही है, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इट मीन्स दैट नाउ द करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन इन कॉइल 2. Now, in this activity, we observe that as soon as the current in coil 1 reaches either a steady value or zero, clear, the galvanometer in coil 2 shows no deflection. Clear, यानी coil 1 में जब आपकी करंट स्टेडी वैल्यू पे पहुंच जाएगी, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू पे पहुंच जाएगी और या जीरो होगी, तब आपका वहां पे coil 2 में कोई भी इंड्यूस करंट नहीं होगा, यानी coil 2 में गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। So from these observations we can conclude that the potential difference is induced in a coil 2 whenever the electric current through the coil 1 is changing. Clear? यानी जब करंट आपकी चेंज होगी तब आपका coil 2 में induced potential difference बनेगा। Clear? चाहे स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के टाइम पे। Coil 1 is called the primary coil and coil 2 is called the secondary coil. As the current in the first coil changes, the magnetic field associated with it also changes. Thus the magnetic field lines around the secondary coil also change. Hence the change in magnetic field lines associated with the secondary coil is the cause of induced current, electric current in it. The process by which a changing magnetic field in a conductor induces a current in another conductor is called electromagnetic induction. क्लियर। यानी जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की चेंज करके दूसरे में करंट इंड्यूस करवा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या था? हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी हेल्प से फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब फिर से हम इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। क्लियर हुआ ये चीज? सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? अंडरलाइन कर लो बेटा ये। द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या दिस प्रोसेस है बेटा, दिस प्रोसेस बाय विच अ changing magnetic field in a conductor induces a current in another conductor is called electromagnetic induction. Now in practice we can induce current in a coil either by moving it in magnetic field or changing the magnetic field around it. Clear? अब जैसे दो कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट को मूव करवाएं या हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट इंड्यूस कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है? या तो मैग्नेट को मूव करवाएं या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। क्लियर? यानी मैग्नेट फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो। तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय मूविंग द कॉइल या बाय चेंजिंग द करंट इन द कॉइल। क्लियर? जो हमने अभी ये थर्ड पार्ट में पढ़ा, ये कॉइल चेंज वाला। क्लियर? नाउ इट इज, अब देखो ध्यान से, इन प्रैक्टिस वी कैन इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल आइदर बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इट इज कन्वीनियंट इन मोस्ट सिचुएशन टू मूव द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब आपके लिए कन्वीनियंट क्या है कि आप कॉइल को मूव करवा रहे हो किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर? क्योंकि मैग्नेट्स आपको बड़े बड़े यूज करने हैं, उसको मूव करवाना मुश्किल है। क्लियर? तो कन्वीनियंट वे क्या है कि आप कॉइल को मूव करवा दो मैग्नेटिक फील्ड में। Now, the induced current is found to be the highest when the direction of motion of the coil is at right angles to the magnetic field. Clear? आपकी जो induced current है वो क्या होगी? हाईएस्ट होगी। कब? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी? राइट एंगल पे होगी। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। यानी जब आपका मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में राइट एंगल बन रहा होगा तो उस टाइम पर आपकी मैक्सिमम इंड्यूस करंट वहां पे प्रोड्यूस होगी। क्लियर? याद रहेगा? जैसा हमने इवन उसमें भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर से पहले भी, फोर्स वाले में। क्लियर? कि मैक्सिमम फोर्स कब डेवलप होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में राइट एंगल्स पे होगी या परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर? तो सेम वे इसमें भी। अब इसमें अगर अब आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालना है तो उसके लिए अब कौन सा रूल यूज करते हैं हम यहाँ पे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है? लेफ्ट हैंड की जगह अब आपका क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कि अपने तीनों फिंगर्स कौन कौन सी? थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को फिर से परपेंडिकुलर रख लो। क्लियर? एक दूसरे के। नाउ अब आपका जो थंब है वो उसको किस डायरेक्शन में रखो? डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो तीनों का मीनिंग वही है बेटा। थंब का मतलब मोशन था पहले भी, फोर्स तो मोशन। ठीक है? यानी अब आपको मोशन पता है कि किस तरफ हो रहा है। तो आरो में थंब, ठीक है, थंब को हमने किस डायरेक्शन में रखा? डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में। अब जिस वे में आपकी सेंटर फिंगर या मिडल फिंगर शो कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? पढ़ लो एक बार ये रूल बेटा। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड so that they are perpendicular to each other as shown in figure. If the forefinger indicates the direction of magnetic field and the thumb shows the direction of motion of conductor, then the middle finger will show the direction of induced current. Clear? यानी फोर फिंगर आपका शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस वे में आपकी मिडिल फिंगर शो करेगी वो किसकी डायरेक्शन होगी? इंड्यूस करंट की। और इस रूल को हम क्या कहते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है? नाउ नेक्स्ट पेज पे देखो 236 पे क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है? एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल।
तो हमारे पास बेटा कितने वेज हैं करंट इंड्यूस करने के? तीन बेटा, ध्यान से देखो। पहला आपका कि अगर आपके पास सपोज कॉइल है, ठीक है, और अब आपने उसमें क्या किया, गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, ठीक है, और मैग्नेट ली बेटा आपने। अब मैग्नेट को आपने अंदर बाहर मूव करवाया, ठीक है, पहले अंदर मूव करवाया फिर बाहर निकाल लिया, तो दोनों कंडीशन में आपकी गैल्वेनोमीटर में करंट आपका शो होने लगेगा। क्लियर? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा करंट वहां पे क्या हुआ है, इंड्यूस। दूसरी कंडीशन क्या है, एक बड़ी मैग्नेट ले लो, लाइक हॉर्सशू मैग्नेट ले लो, ठीक है, और उसके बीच में वायर ले लो, ठीक है, और वायर को ऊपर नीचे मूव करवाओ। आपको ध्यान क्या रखना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तब आपका मैक्सिमम इंड्यूस करंट वहां पे प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अब सपोज ऐसे है आपकी, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, तो वायर को अप एंड डाउन मूव करवाओ। क्लियर? तो उस वायर में आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा। तीसरा वे क्या है आपके पास कि आपने दो कॉइल ली, जैसे इसमें अभी दिखाया हुआ था कि एक कॉइल में हम करंट पास करवा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी कॉइल में दोनों किससे कनेक्टेड है, इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल, ठीक है, दूसरी कॉइल भी इसी के ऊपर माउंट है, बट दोनों के बीच में इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल है। क्लियर? अब इसमें हम जब करंट पास करवाएंगे, ठीक है, जैसे ही स्टार्ट करेंगे, इसे ऑन करेंगे, स्विच ऑन बेटा इसका, ठीक है, तो क्या होगा, करंट जीरो से लेके मैक्सिमम तक चेंज होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसकी चेंज होगी, और उसकी वजह से कॉइल 2 में आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर? और जैसे ही हम इसको स्विच ऑफ करेंगे तो उस टाइम पर भी आपका करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा। कब इंड्यूस नहीं होगा, जब ये स्टेडी स्टेट पे हो या इसमें करंट जीरो हो, उस कंडीशन में कॉइल 2 में करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर? तीनों वेज करंट इंड्यूस करने के लिए। नाउ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस बेटा फटाफट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर? ऑप्शन डी। आपकी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसके नियर बाय जो फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, कंसेंट्रिक सर्कल, और उनका सेंटर कहां पर होगा, ऑन द वायर, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगी, जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल में भी पढ़ा था। क्लियर? और आपका जो सेंटर होगा वो आपकी वायर होगी। क्लियर? उन सारे कंसेंट्रिक सर्कल का। नाउ द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी अभी हमने पढ़ा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल, ठीक है। देखो रिलेटिव मोशन, ये नहीं कि हम मैग्नेट ही मूव करेंगे, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, और वो रिलेटिव मोशन की वजह से होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। क्लियर? तब आपका करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। नाउ थर्ड, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ जनरेटर। ये तो याद ही रखना, खैर आ भी सकता है। क्लियर? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। ये आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट फिर भी चलो इसमें एक आंसर बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। इसका डी पार्ट है बेटा। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में फर्क होता है रिंग्स का। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती हैं और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी याद रख लो, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट इंक्रीज हो जाता है। करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज, बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉल्स। इसका अपोजिट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करता है। नाउ सी पार्ट, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, अच्छा, एट द सेंटर आपकी पैरेलल होती है। पैरेलल क्या दिखाती है वहां पे हमें, यूनिफॉर्म। क्लियर?
क्योंकि वहां पे दोनों तरफ से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है उनका सम हो जाता है स्ट्रेंथ का, तो वो एक पैरेलल लाइन बन जाती है। फोर्थ, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। पता है आप सबको? 3 तरीके की वायर होती है आपकी, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ब्लैक कलर होती है नेगेटिव पोटेंशियल के लिए, ठीक है, नेगेटिव वायर कह लें या नेगेटिव पोटेंशियल कह लें, ठीक है। और रेड वाली होती है आपकी लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, क्लियर। और तीसरी होती है आपकी ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर की यूज की जाती है अर्थ वायर में। अर्थ वायर आप सबने पढ़ा है, क्या होता है बताओ, कभी पढ़ा है तो? अर्थ वायर होती है आपकी, जैसे आपके जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, ठीक है, या आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन आप सबको पता है मेटल का बना होता है। अब कई बार आप उसे हाथ से पकड़ते हो तो कई बार उस पर करंट भी आ सकता है, क्लियर। तो इसलिए क्या होता है, उसके प्लग्स आप देखोगे जनरली 3 प्लग होता है, लाइक ये, ठीक है। अब इसमें जो ये 3 चीजें हैं, 2 तो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हैं, क्लियर। तीसरा जो है वो अर्थिंग के लिए होता है, क्लियर। तो अब अर्थिंग का काम कैसे होता है, ये जो अलग से वायर आपका टीवी में अटैच होता है या किसी भी अप्लायंस में अटैच होता है, वो डायरेक्टली अगर सपोज एक्सीडेंटली किसी सरफेस पे करंट आ जाए या चार्जेस आ जाएं, तो वो चार्जेस इस तीसरी वायर के थ्रू होके आपके सीधे सर्किट में चले जाएंगे, और सर्किट के अंदर आपकी एक ग्रीन कलर की वायर होगी, उसे हम अर्थ वायर कहते हैं। तो वो डायरेक्टली अर्थ में चले जाएंगे उस वायर के थ्रू। अगर आपके घरों में अर्थ वायर नहीं है, या कोई ऐसा अप्लायंस है जिसमें ये सिर्फ 2 ही स्विच है, जैसे जो और भी आप अगर देखोगे डिवाइसेस तो उसमें 2 ही होते हैं, क्लियर। तो वो किनके लिए होते हैं, जो मेटल अप्लायंसेस नहीं होते हैं उनके लिए जनरली 2 स्विच होते हैं, क्लियर, क्योंकि उनमें ऊपर चार्ज आने की पॉसिबिलिटी कम रहती है या बिल्कुल ही नहीं रहती है बेसिकली, क्लियर। तो अगर आपके मेटल अप्लायंसेस में उसके ऊपर चार्ज आ जाए एक्सीडेंटली, ये नहीं कि हमेशा ही रहते हैं, एक्सीडेंटली कभी आ जाए, कोई वायर लूज हो गई या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से चार्जेस उसके सरफेस पे आ गए अप्लायंस के, तो वो चार्जेस सीधे अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे विद दिस वायर, ठीक है। बट अगर सपोज आपके घरों में अर्थ वायर नहीं है तो क्या होगा, वो चार्जेस ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे अर्थ में, तो वो किसके थ्रू वो ट्रांसफर होंगे अर्थ में, हमारे थ्रू। यानी हम उस अप्लायंस को छुएंगे तो करंट आएगा। कई बार अगर आपने ऑब्जर्व किया, कूलर्स में भी कई बार करंट आता है, और भी इलेक्ट्रिक आयरन हो गए, ठीक है। आजकल तो आप घर, सबके घरों में सेफ्टी है, खैर पहले के टाइम पर ऐसे हुआ करता था, कूलर में कोई हाथ लगा चिपके रह गया जैसे कोई कैड भी आती है, कौन सी आती है, वायर टच कर लिया, ठीक है, शॉक लग गया ठीक है। तो वही चीज आपका, यानी वो चार्जेस फिर आपके थ्रू भी होके जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, पुअर कंडक्टर है, ये ध्यान रखना। क्या है, पुअर। इंसुलेटर भी नहीं, देखो या तो अगर कंडक्टर होती तो भी हम बच जाते, इंसुलेटर होते तो भी बच जाते। हम पुअर कंडक्टर हैं इसलिए हमें शॉक ज्यादा लगता है। पुअर कंडक्टर का मतलब कि ज्यादा देर के लिए हमारे थ्रू करंट होके जाएगा, मतलब बहुत स्लोली पास होके जाएगा। कंडक्टर होते तो फटाफट निकल जाता, इंसुलेटर होते तो नहीं निकल पाता। पुअर कंडक्टर में आपका करंट धीरे धीरे पास होगा हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से हमें शॉक ज्यादा लगेगा। क्लियर, याद रहेगा। चलो भेजो आपको। नेक्स्ट, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, एक तो मैग्नेट के थ्रू, दूसरा बाय करंट कैरिंग कंडक्टर से भी हम मैग्नेटिक फील्ड अब प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करता है, तो वो हमने पढ़ा हुआ है टॉपिक में, ठीक है, वो पूरी वर्किंग बता दोगे। नाउ कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की हेल्प से कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उसमें मैंने बताया था ना आपको, कोई भी बार मैग्नेट लेके आओगे, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिस तरफ से रिपेल हो रहा है उस तरफ आपका सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल हो गया, और जिस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो साउथ हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट।
फोर्स कब लार्जेस्ट होगा? जब परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। नाउ 10th क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर with your back to one wall. An electric beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखो। हाँ, इसमें अब क्या बोला है कि इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। यानी आप सपोज अगर हम ये मान लें, अगर आप यहां बैठे हो, ठीक है, आप सपोज यहां पर बैठे हो, सपोज चेयर पे, आपके पीछे एक वॉल है, उससे आगे की तरफ वॉल की तरफ, फ्रंट वॉल की तरफ एक इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है। इलेक्ट्रॉन बीम मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? इसकी अपोजिट। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। क्लियर? यानी बैक, फ्रंट वॉल टू बैक वॉल, ये हो जाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें आगे क्या बोला? इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। अब राइट आपका ये, यानी इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, यानी मोशन जो हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है आपका, यानी जो मोशन या फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है वो इस तरफ को लग रहा है। अब आपको क्या निकालनी है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो कौन सा रूल यूज करेंगे? पहले तो ये बताओ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, नॉट राइट हैंड रूल। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दी हुई है, यहाँ पे इंड्यूस करंट नहीं फॉर्म हो रही है। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक करंट के लिए अब इलेक्ट्रिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है, इसको अपवर्ड कर लो। मोशन किस तरफ है? टुवर्ड्स दिस। तो अब अगर इसे आप अपनी कॉपी में रख के देख रहे हो तो ऐसे देखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या दिख रही है आपको? अपवर्ड। क्लियर हो गया? बेटा आप अपने आप को इमेजिन करके देखो कि आप ऐसे, अब मैं जैसे नॉर्मली खड़ा हूं मान लो। क्लियर? बैक वॉल ये हो गई, फ्रंट वॉल वो हो गई। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो गई। क्लियर? जो ये फिंगर शो कर रही है। क्लियर? और अब मोशन जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर टुवर्ड्स मेरे राइट की तरफ लग रहा है, मेरा राइट इस तरफ, तो ये मोशन इस तरफ हो गया। क्लियर? आया समझ में? सो अब आपकी फोर फिंगर किस तरफ शो कर रही है? अपवर्ड। तो वो हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? आ गया समझ में सबको? ध्यान से अरेंज करो फिंगर्स को उस डायरेक्शन में, तब आपको फाइनल डायरेक्शन इजीली मिल जाएगी। चुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। बना लोगे आप सब? ये गिवन है। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, समझाई हुई है सबको मैंने। नाउ उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, वो भी आप लोगों को बताया हुआ है मैंने। क्लियर? नाउ 12th क्वेश्चन, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। बताओ कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहां इलेक्ट्रिक मोटर यूज की जाती है? वॉशिंग मशीन, फैन, जनरेटर, रेफ्रिजरेटर में क्या चलता है? सर मोटर बोट्स। मोटर बोट्स हो गई। जनरेटर में क्या चलता है? वो रेफ्रिजरेटर में क्या चलता है? लिखा हुआ है, बस पढ़ के बोलना है, दिमाग चलो कहाँ का मूवमेंट। फैंस हो गए, ठीक है, वॉशिंग मशीन्स हो गई, वाटर लिफ्टिंग मशीन्स जो होती हैं आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है, वाटर पंपिंग मोटर्स जो होती हैं, उसमें मिक्सचर्स हो गया, टर्बाइंस। क्लियर? तो बहुत सारे एग्जांपल है, कोई भी 3-4 आप लिख सकते हो। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 13 बेटा, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, वो किससे कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर से। व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल? क्या होगा?
गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर, क्योंकि करंट वहां पे इंड्यूस्ड होगी आपकी। सेकेंड, विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, तो अगेन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन टू दी फर्स्ट। क्लियर, जो फर्स्ट में आपकी डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट में शो करेगा। थर्ड, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, नो डिफ्लेक्शन। क्लियर, यानी नो इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम। 14th क्वेश्चन, two circular coils A and B are placed to each other. If the current in the coil A is changed, what will some current be induced in the coil B? Yes or no? बताओ, यही अभी एक्टिविटी हमने की थी ना थर्ड वाली, क्या कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी वहां पे आपकी, इंड्यूस करंट होगी। क्लियर, कॉइल बी में, बट कब तक? जब तक वो चेंज रहेगा बेटा। क्लियर, जब तक हम करंट इन द कॉइल ए चेंज करते रहेंगे तब तक आपकी करंट इंड्यूस करंट कॉइल बी में फॉर्म होगी। क्लियर, और रीजन बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। नाउ 15th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो ये जो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट। कौन सा रूल हम यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। तो वो रूल आपको स्टेट करना है, यानी पूरा लिखना है। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। फोर्स निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर, और ये ध्यान रखना बेटा कब यूज कर रहे हैं, मतलब जब वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना, ये रूल्स आपके हमेशा परपेंडिकुलर के लिए ही हैं जब मैक्सिमम फोर्स आपकी जनरेट हो रही है। और ऐसी थर्ड, करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन क्लियर। तो देखो तीन रूल है और तीनों अलग अलग जगह पर यूज हो रहे हैं, ये नहीं है कंफ्यूजन का कोई भी पॉइंट नहीं है यहाँ पे बेटा, तीनों अलग अलग चीजों के लिए निकालने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सोचो कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसकी डायरेक्शन निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको रूल यूज करना है। क्लियर। नाउ 16th क्वेश्चन नहीं है आपका जनरेटर वाला बेटा, 17th भी नहीं है और 18th भी नहीं है, 15th तक ही करने हैं आपको।